अच्छा, ये सीईपी का सर्किट है जो सीईपी में हमने बनाया है। और अच्छा, इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन से पहले ना इसकी फॉर्मेशन समझ लेते हैं। फॉर्मेशन हुई कैसे है। हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमें क्या चीज़ कंसिडर करनी है, हमें एक एनमॉस डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाना है, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर एनमॉस का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एनमॉस यूज़ किए हैं, जिसके नीचे एरो आता है। दो एनमॉस यूज़ किए हैं, Q1 और Q2, जो उधर मेंशन किया हुआ था। तो ये एनमॉस का हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ किया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा था Q3 और 4 जो होंगे उनको हमें कंसिडर करना है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए एज अ लोड कंसिडर करना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव लोड 3 एंड 4, तो हमने एक्टिव लोड के तौर पे 3 और 4 को कंसिडर किया है। और अच्छा, ड्रेन से इसका ड्रेन कनेक्ट है, इसके ड्रेन से इसका ड्रेन कनेक्ट है, और ऊपर जो निकल रही है वो सोर्सेज है। हमने ऊपर पी मॉस क्यों यूज किया है, क्योंकि उधर लिखा हुआ था, मर्जी है आपकी, आप पीमॉस यूज करें या एनमॉस यूज करें, एप्रोप्राइट सॉल्यूशन आपने करना था। हमने यहाँ पे पीमॉस ही क्यों यूज किया, क्योंकि एक जनरल सर्किट ऑफ मॉस आईसी जो होती है उसमें ऊपर लगता है पीमॉस, बीच में लगता है मेन सर्किट जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और नीचे जो लगता है वो एनमॉस लगता है। तो अभी मैं नीचे वाली बात पर आता हूँ। तो सबसे ऊपर हमने पीमॉस इस वजह से चूज किया क्योंकि हमें ऊपर एक्टिव लोड लगाना था। एक्टिव लोड हमारे पास ऊपर आता है। ठीक है, एक्टिव लोड हम इसको ऊपर कंसिडर कर रहे होते हैं। और दूसरी वजह ये थी ऊपर पीमॉस के ट्रांजिस्टर कंसिडर करने की, क्योंकि हम जो ये डिफरेंशियल पेयर बनाया है हमने, इसके ड्रेन जो हैं, ये दोनों हमारे पास ड्रेन है, ये भी ड्रेन है हमारे पास और ये भी ड्रेन है। इन दोनों ड्रेन्स को हम सोर्स से कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी इसकी ये ऊपर वाले मॉसफेट की सोर्स ये रही, तो हम उस सोर्स से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें इसको कनेक्ट ही किससे करना था, ड्रेन से करना था। यहाँ पे ड्रेन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो जब भी जाके ये कनेक्शन हो सकते थे। अगर सोर्स कनेक्ट हो रही होती तो हम यहाँ पे सोर्स कनेक्ट नहीं कर सकते, जब भी हमने इधर पीमॉस कंसिडर, क्योंकि पीमॉस में हमारे पास ड्रेन नीचे होता है, गेट ये होता है, सोर्स ये होता है, और एनमॉस में उल्टा होता है, ड्रेन ये रहा, गेट ये रहा, और सोर्स हमारे पास ये रहा। ये नीचे वाला जो है ये एनमॉस होता है, और ये ऊपर वाला जो मैंने इधर लिखा है ये क्या होता है, हमारे पास पीमॉस होता है। ठीक है, तो दोनों की ड्रेन को हमने आपस में ज्वाइन करना था, इस वजह से हमने ऊपर दो पीमॉस वाले वो लगा दिया, करंट मिरर और एक्टिव लोड लगा दिया। उसके बाद हमसे नीचे कहा हुआ है कि हमें तीसरे पॉइंट में जो हमें बताया हुआ है वो कहा हुआ है हमसे कि ट्रांजिस्टर करंट सोर्स, यानी करंट सोर्स यूज नहीं करनी है, हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड करंट सोर्स यूज करनी है Q5 और Q6 पे। और फिर वही वाली बात लिखी हुई है कि हमें एनमॉस यूज करें या पीमॉस यूज करें। तो हमने फिर इधर क्या यूज किया है, हमने इधर एनमॉस यूज किया हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी ये सवाल आ रहा होगा कि हमने एनमॉस कंसीडर किया है तो यहाँ पे तो इसकी सोर्स आ रही है और यहाँ पे इसका ड्रेन आ रहा है, ड्रेन और सोर्स कैसे कनेक्ट होगा। नहीं, एक्टिव लोड के लिए हमें ड्रेन टू ड्रेन ज्वाइन करने होते हैं। अभी मैं आगे बात लेकर आऊंगा तो यहाँ पे हमें पता चलेगा, यहाँ पे भी इसका ड्रेन और इसका ड्रेन ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों, ये एक्टिव लोड के तौर पे एक्ट हो रहा है, और ये हमारे पास ये एक्टिव लोड के तौर पे एक्ट हो रहा है, और ये हमारे पास एम्पलीफायर के तौर पे कंसिडर हो रहा है। तो मैं आगे आऊंगा तो ये पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये एज अ करंट सोर्स यूज हो रहा है, तो इस वजह से इसका ड्रेन इसकी सोर्सेज के साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एक्टिव लोड था तो एक्टिव लोड हमारे पास इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम करंट मिरर बनाते हैं या करंट सोर्स बनाते हैं या एक्टिव लोड बनाते हैं, तो उनका ड्रेन जो रेफरेंस वाली साइड होती है, जैसे ये आई रेफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास ये रहा आई रेफरेंस वाली जो साइड होती है, इसी तरीके से इधर वाली साइड होती है आई रेफरेंस वाली, ये कनेक्टेड होती हैं गेट के साथ, शॉर्ट हुई भी होती हैं। ये भी गेट के साथ, ड्रेन इसका गेट के साथ शॉर्ट हुआ होता है, ये लाजमी है। जहाँ पे आउटपुट हम मेजर कर रहे होते हैं, यानी जहाँ से आउटपुट जा रहा होता है, वहाँ पे लाजमी नहीं है। ये तो कहीं अभी हमारे Q5 और Q6 तक वाली बात। अब हमारे पास है जो नीचे बात हो रही है, इन्होंने कहा है कि अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर Q7। अब आपने डिसाइड करना है, वही डिसाइड द एप्रोप्रिएट टाइप, आपने एनमॉस या पीमॉस यूज करना है। तो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर यूज करना है, उसकी सोर्स कॉमन हो रही हो, तो कॉमन सोर्स यानी सोर्स ग्राउंड होती है बेसिकली। तो अब इधर हमने एक वो ट्रांजिस्टर कंसिडर किया। अच्छा, ये बात हमें याद रखनी है, जो हम सेकंड एम्पलीफायर के तौर, जैसे एक तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये लगा हुआ, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पेयर ये लगा हुआ। अब उसके बाद जो हमें कैस्केड करके लगाना है ना, सेकंड स्टेज वाला बनाना है। सेकंड स्टेज पे हम इस चीज का लाजमी ख्याल रखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे अगर पीमॉस यूज हुआ है इस डिफरेंशियल पेयर में, अगर पीमॉस यूज हुआ तो यहाँ एन होगा, यहाँ एन हुआ है तो यहाँ पी होगा। इस केस में हमारे पास यहाँ एन है, तो यहां हमने कौन सा यूज किया है, पी यूज किया है।
ठीक है, यहाँ एन हुआ है तो यहाँ हमें पी यूज करना है एज अ एम्पलीफायर की तौर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद 8वें पे आते हैं। 7 की और डिटेल में आपको और बताता हूँ। 8वें पे बात आते हैं। 8वें क्या कह रहे हैं, एक्टिव लोड के तौर पे लगाना है फॉर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हमारे पास ये रहा, इसके लिए हमें लगाना है एक एक्टिव लोड। एक्टिव लोड, फिर मैंने बात कही थी ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट होता है, कभी ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से इसका एक्टिव लोड हमने लगाया नीचे। क्यों, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो मेन हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर था उसकी एन थी, तो हमने जो सेकंड स्टेज पे एम्पलीफायर लगाना था कॉमन सोर्स वाला, उसकी हमने उसके ऑपोजिट करनी थी, यानी एन है तो यहाँ पी लगाना था। जब हमने यहाँ पी लगा दिया तो हमारे पास क्या हुआ कि सोर्स ऊपर चली गई, गेट यहाँ पर आ गया और ड्रेन नीचे आ गया। तो अब हमें अब इसके साथ एक्टिव लोड ज्वाइन करना है, तो एक्टिव लोड तो भाई होता ही ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट है। तो ड्रेन टू ड्रेन कनेक्शन के लिए फिर हमने यहाँ पे लगाया एक एनमॉस, क्योंकि एनमॉस के लिए हमारे पास पता है उसका ड्रेन ऊपर होता है, सोर्स नीचे, गेट ये रहा। तो इसका ड्रेन और इसका ड्रेन आपस में कनेक्ट हो गया, ये एज अ एक्टिव लोड एक्ट हो रहा है। और ये एक्टिव लोड यहाँ जो करंट सोर्स है इससे कनेक्ट होकर हमारे पास आ रहा है, कैस्केडेड हमारे पास करंट सोर्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी फॉर्मेशन है। अब इसमें मैं फ्लो बता देता हूँ कौन सा करंट कहाँ पे कैसे जा रहा है। अच्छा, करंट फ्लो से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और कि एक चीज और गौर करनी है कि हमने ऊपर हमेशा, चाहे हमारा ये डिफरेंशियल पेयर पी टाइप का हो, यानी पी चैनल वाला हो, पी मॉस हो या एन मॉस हो, ऊपर हमेशा पी मॉस वाले ट्रांजिस्टर्स आएंगे। मॉसफेट हमेशा पी मॉस वाला आएगा और नीचे हमेशा एन मॉस आएगा, क्योंकि हमें जर्नल सर्किट जो हमें सर ने बनवाया है ये रहा, ऊपर हमेशा पी आएगा, नीचे हमेशा एन मॉस आएगा। ठीक है, अब एक चीज और ये ध्यान में रखनी है कि हम जब सेकंड स्टेज वाले पर जाते हैं, ये पूरा काम ये जो हुआ है ना, ये पूरा किस लिए हुआ, ये सेकंड स्टेज है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड स्टेज, क्योंकि हमारा एक सिंगल स्टेज, तो अगर मैं इसको छुपा लूं तो सिंगल स्टेज वाला काम तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेज में एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग गौर करने की, जिससे आपको ये 8-7 लगाने में थोड़ी आसानी होगी। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये एनमॉस लगा हुआ है। यहाँ पे इसका ऑपोजिट हमें करना, तो हमने पीमॉस लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब जब हमने पीमॉस लगाया तो अब पीमॉस तो ऊपर आ गया, यानी हमें ऊपर वाली साइड पे जो कनेक्ट होते हैं वो हमें कौन से चाहिए होते हैं, पीमॉस चाहिए। पीमॉस ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर एक और पीमॉस नहीं लग सकता। क्यों, अब वही बात है, मुझे इसका फिर ड्रेन और सोर्स का मसला आ जाएगा, कनेक्शन वाला मसला आ जाएगा। जब ऊपर आ गया तो नीचे मुझे क्या चाहिए, नीचे मुझे हमेशा सोर्स चाहिए होती है। ठीक है, नीचे वाली मुझे क्या चीज चाहिए होती है, सोर्स चाहिए होती है। अगर लेट सपोज मैं ये वाली चीज यहाँ पे नहीं लगाता, 8 वाला मैं यहाँ पे नहीं लगाता, नीचे क्या चीज आ रही होती है, एंड पे ड्रेन आ रहा होता है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सोर्स। यहाँ पे सोर्स है ना, और ये रहा ड्रेन। तो मुझे इस लोअर एंड पे मुझे क्या चाहिए, सोर्स। ऊपर अपर एंड पे भी मुझे क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। तो अब ये पीमॉस लग चुका है, वो इसकी वजह से ये पीमॉस लग चुका है। अब इस पीमॉस को मुझे कंपनसेट करने के लिए मुझे देखना, मुझे अपना एक्टिव लोड वाला ट्रांजिस्टर लगाना किधर है। तो मुझे इसका ड्रेन बता रहा है कि तुम्हें भाई एक नीचे लगाना पड़ेगा, ताकि ड्रेन टू ड्रेन आपस में कनेक्ट हो जाए, सोर्स पे नीचे चली जाएगी। तो एक आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है। तो अब इसमें पूरे सर्किट का अगर मैं ओवरव्यू देखूं, मैं बीच की सारी चीजें छुपा दूं, मैं सिर्फ ऊपर ये वाली चीजें देखूं सारी, तो मुझे ये सारी की सारी सोर्सेज मिल रही हैं। ये सारी की सारी क्या मिल रही है, मुझे सोर्सेज मिल रही हैं। और अगर मैं नीचे आ जाऊं तो मुझे भी नीचे सारी की सारी क्या मिल रही है, सोर्सेज मिल रही हैं। ठीक है, इस चीज़ का खासतौर पे ध्यान रखना है, कभी भी ड्रेन नीचे ना आ जाए और ड्रेन कभी भी ऊपर ना आ जाए, ऐसा कभी भी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं करंट लेबलिंग की तरफ कि हमारे पास करंट का फ्लो क्या हो रहा होगा। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास जब हम आखिर में गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो उस गेन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन का थोड़ा सा इशू हो जाता है, वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि पूरे ओवरऑल सर्किट का जो करंट का फ्लो है वो क्या होता है, टॉप टू डाउन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। ये एरो भी हमें ये बता रहा है टॉप टू डाउन है, यानी ये नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स ये भी सारे नीचे ही जा रहे हैं, क्योंकि आई रेफ की तरह ही आई नॉट होता है, तो वो सब नीचे ही जा रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली हो ये रहा है, आई रेफ नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स कि जब हमारे पास यहाँ से आई नॉट जा रहा होगा, वो भी आई नॉट भी कहाँ जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा। गॉट इट, ये बात में सब एग्री है, आई नॉट नीचे जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास VI1 VI2 है और ये रहा VI1।
ठीक है। अब ये दोनों VI1 और VI2 बेसिकली जब हम AC एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये दोनों ग्राउंड हो जाएंगे या जीरो पे हो जाएंगे, तो दोनों बेसिकली सेम है, तो इसको हम कहते हैं ये किस मोड में है, कॉमन मोड। कॉमन मोड में ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम कर रहा है। ठीक है, जब कॉमन मोड में काम कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना, कि हम कहते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वह आ रहा है वो I/2 है, I/2 है, तो I/2 जब यहाँ पे आके मिलेगा तो वो हमें मतलब I0/2 जो मिलेगा वो हमें I0 दे देगा टोटल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करंट का फ्लो दिखाऊं तो करंट का फ्लो यहाँ पे क्या होगा, I0/2। बेसिकली हमारे पास ये वाला करंट का फ्लो इस तरफ होगा। ठीक है, और रेफरेंस करंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी I0 की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो भी डाउनवर्ड ही होगी। ठीक है, ये I ref की वजह से वाला I0 है जो कि डाउनवर्ड ही आ रहा है। एक हमने काम किया था पीछे जिसमें हमने यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे AC एनालिसिस अप्लाई किया था, जिससे हमें पता चला था कि ये जो Q2 होता है, यानी ये जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपवर्ड। भाई वो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड कैसे हो जाती है, क्योंकि हम जब इसको यहाँ से निकाल कर लाते हैं और यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ते हैं, और जब हम कहते हैं ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और यहाँ पे हम VID लिख देते हैं, तो हमें याद करें हमारे पास कुछ इस तरीके से आता था। हम लिखते थे VI1 इक्वल्स टू प्लस VID/2, और हम VI2 लिखते थे तो हम कहते थे माइनस VID/2। तो ये माइनस का साइन जब हम कैलकुलेट करते थे IC वगैरह, बल्कि सॉरी ID कैलकुलेट कर रहे होते थे, तो ID की कैलकुलेशन में ये माइनस साइन हमारे पास कहाँ जाता था, करंट के साथ आ रहा था। जब करंट की डायरेक्शन, करंट के वैल्यू में माइनस साइन आ जाता है तो वो इंडिकेट क्या कर रहा होता है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन आता था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे पास एक एक्टिव लोड वाला काम हुआ है कॉपी में, तो उसी में एक AC एनालिसिस अप्लाई किया था सर ने। तो जब सर ने वो अप्लाई किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, ID2 क्या हुआ हमारे पास, -12 GM VID हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, डाउनवर्ड जा रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, नेगेटिव साइन की वजह से अपवर्ड हो गया, तो वो माइनस साइन खुद ही चला गया, माइनस साइन इज गॉन, तो क्या हो गया, +12 GM VID। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा है। ये देखें, एक बात गौर करने की और है, दिस इज NMOS का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो ये भी NMOS का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसमें इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम Vout अगर if we are standing right over here, so we are measuring Vout मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। जब ये वाला करंट भी यहाँ आ रहा है, ये वाला करंट भी यहाँ आ रहा है, तो मीन्स कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट्स स्मॉल I0। जब ये स्मॉल V0 है तो ये स्मॉल I0 होगा। तो हम इधर खड़े हुए हैं और करंट भी हमारे साथ वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो इसका गेन का फॉर्मूला होगा, गेन के फॉर्मूले में हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको PMOS का भी सर्किट दिखा देता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द कंफ्यूज, इसको देख के घबराया नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे PMOS, ये देखें यहाँ दोनों डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे हुए हैं, ये PMOS वाले लगे हुए हैं। PMOS वाले में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, अंदर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम Vout तो यहाँ मेजर कर रहे हैं, तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया करंट। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो इसके गेन में हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारे पास, इट मीन्स कि इसकी इक्वेशन हो जाएगी AV इक्वल्स टू GM/R0। क्लियर है, ये इसकी गेन की हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैं कैलकुलेशन अगली वीडियो में बता देता हूँ। अच्छा नहीं, अभी बाकी चीज़ें भी रह गई ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इस पे और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो यहाँ पे करंट भी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे भी I/2 ही, I0 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ एक तो हमारे पास इस वाले 7 वाले में इस वाले का आउटपुट जा रहा है, और यहाँ पे एक ये वो लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें एक काम बहुत ज़बरदस्त कर रही है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो काम क्या कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास करंट जब यहाँ पर आ रहा था I0,
तो वो दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो रहा था, एक यहाँ पे जा रहा था और एक यहाँ पे जा रहा था। तो जब भी इस वजह से इसको हमने कहा कि I0/2 I0/2, हमने ये बात कही थी। लेकिन जब ये कैस्केड हुआ तो कैस्केड में हमें पता है जो I0 यहां होता है वही सेम I0 यहां होता है, क्योंकि ये कैस्केड होकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो सेम I0 यहां पर भी अपेयर हो जाएगा, जैसा कि यहां पर था वैसे ही यहां पर आ गया। और इस I0 की भी क्या डायरेक्शन होगी, इस I0 की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो जाएगी। जब इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई तो इट मींस ऊपर से आने वाला करंट भी सीधा डाउनवर्ड ही आ रहा है, वो भी डाउनवर्ड आ गया। अच्छा, अब इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना करंट यहाँ I0 में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट हमारे पास यहाँ 8 वाले में फ्लो कर रहा है। यहाँ तो हाफ हो रहा था ना, लेकिन अब यहाँ पे हाफ नहीं हो रहा। और यहाँ पे हमारा वी आउट 1 आया था, यहाँ पे हमारा वी आउट 2 आ जाएगा। हमारी सर्किट की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। क्योंकि सर्किट की फॉर्मेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेशन बहुत इजी टास्क है, इसके आगे मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। कैलकुलेशन इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, सर्किट की वीडियो बन गई थी। सर्किट की वीडियो के बाद अब कैलकुलेशन की बारी है। कैलकुलेशन में हमारे पास कोई मुश्किल काम नहीं है, सब आसान सा काम है। जो पीछे हम सारे काम करते हुए आ रहे हैं ना, सर ने जब ये काम करवाया, सर ने कहा था इसमें अब सारे काम फिर हम मिला जुला के कर रहे होंगे। अच्छा, बेसिकली अब इसमें जो सारी वैल्यूज़ गिवन थी, कुछ अजम्पशंस करनी थी। मैं बताया हूँ क्या क्या अजम्पशंस थी और क्या क्या हमने वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट आउट किया। इसकी में हमें रेंज दी हुई थी 100 से 400 तक। मैंने ऐसी रैंडम 220 कंसिडर कर ली, ये अपनी मर्ज़ी से, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे अजम्पशन दी हुई थी, क्योंकि ये CP की बात कर रहा हूँ। ये 0.4 हमें गिवन था, ये मैंने वहीं से उठा लिया। ये हमें गिवन था म्यू एन कॉस और कॉक्स बोल के, म्यू पी कॉक्स, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, ये हमने वहीं से उठा ली। अब रही बात हमारे पास W/L के रेशो की बात, ये मैंने अस्यूम किया, ये हमारे पास L है, ये रहा, ये भी L है, ये रहा, ये सबके L हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है सवाल के अंदर। तो CP का सवाल दिया था सर ने, ये दिया हुआ, ये लिखा हुआ 0.18 माइक्रोमीटर। तो ये सब चीज़ें गिवन है। और मैंने W की जो वैल्यू है 1.8, 2.7, 0.9 और 2.7, ये मैंने कंसिडर की है, मतलब अज्यूम कर ली, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था आप अज्यूम कर लें अपनी मर्ज़ी से, तो मैंने वो अज्यूम कर ली। मैंने मतलब उसका नाम क्या है, अपनी मर्ज़ी से ले ली। अब कैलकुलेशन में करना क्या है, हमें बेसिकली इन दोनों सब के, इसके 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 इसका और इसका VGS निकालना है। VGS के बाद ID निकालना है, ID के बाद GM निकालना है, इन सब का R आउट निकालना है। तो कितने हैं, ये 8 है। 8 के 8 के साथ हमें सेम काम करना है और आखिर में हमें गेन निकाल लेना है। देखिए मैंने लिखा हुआ भी, हमें VGS कैलकुलेट करना है, ID कैलकुलेट करना है, GM कैलकुलेट करना है, R आउट कैलकुलेट करना है, लास्टली हमें गेन कैलकुलेट कर लेना है। बस इसमें इतना सा काम है और ज़्यादा काम इसमें नहीं है, और ये काम हमारा काफ़ी शॉर्ट होने वाला है। मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख के डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ काम कैसे करना है। अब हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं थोड़ा, कौन कौन सी चीज़ें सेम है और कौन कौन से में काम साथ होगा। अब इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि उससे समझना आसान होगा। फार्मूला पेन से लिखता हूँ ताकि नज़र आ जाएगा। VGS पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। VGS इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव हुआ लिख लेता हूँ, क्योंकि वो ID वाले फार्मूले से ड्राइव हुआ है, 2ID अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा म्यू एन, मैं सिर्फ म्यू एन ही लिख देता हूँ नॉर्मल, अगर P वाला हो तो P यहाँ पे आ जाएगा, कॉक्स W/L मैंने साथ, और प्लस VT, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला बहुत आसान है, जो हम ID का हमेशा से फार्मूला यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये इसी फार्मूले से ड्राइव होकर आया। ID इज इक्वल्स टू K इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। K की वैल्यू पूरी खोलेंगे तो ये सारी म्यू एन कॉक्स, ये सारी लबाजमत वहाँ से आ गई, ठीक है। इस फार्मूले हम वैल्यूज़ रखेंगे और हमारी VGS निकल कर आती रहेगी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात इसमें ये है कि हमारे पास डिफरेंस क्रिएट करने वाले पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ये तो हमें दिया हुआ है जो कि 0.4 है, ये दिया हुआ, ये तो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, ये आटो के लिए सेम है। और म्यू एन कॉक्स की वैल्यू एन P टाइप और N टाइप के लिए थोड़ी सी चेंज है। अब इसमें देखें हमारे पास ये दोनों N है, इसके लिए म्यू एन की वैल्यू, म्यू एन और कॉक्स की वैल्यू चेंज है, और ये हमारे पास
अच्छा ये भी एन मॉस है, ये पी मॉस आ गया, इसके लिए अलग होगी, ये भी पी मॉस है, इसके लिए अलग होगी, एन वालों के लिए ये वाली होगी। तो बेसिकली एक पैरामीटर डिफरेंस करने वाला ये है, डब्ल्यू ओवर एल से डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, डब्ल्यू ओवर से देखें इनसे भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। मैं इनकी कैटेगरी भी बना देता हूँ, आपको बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी साथ आएंगी, और आईडी से भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। ये 1 2 7वां 8वां और ये 5वां और 6ठा, ये सेम कैटेगरी में आएंगे आईडी के एतबार से। ये सारी चीज़ मैं भी आगे जाके ना डिटेल में डिस्कस करूँगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अपने डिफरेंशियल पेयर जो होता है ना हमारा डिफरेंशियल पेयर, इस पे बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल पेयर में क्या काम हो रहा है। बेसिकली अगर हम देखें तो डिफरेंशियल पेयर का डब्ल्यू ओवर एल सेम है, यानी डब्ल्यू ओवर एल वाला रेशो सेम है, यानी इन दोनों के लिए काम मैं एक ही दफ़ा करूँगा, दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अच्छा इधर आप देखें तो एक चीज़ है, मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये पता है, आईडी नहीं पता। आईडी में सबसे पहले आटो के आटो का पहले इन दोनों का निकाल लेता हूँ, हाथ के हाथ साथ साथ निकालते रहेंगे। आईडी निकालने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे सर्किट को गौर से देखूँ तो मैंने शुरू में जो बात कही थी, यहाँ आई रेफरेंस है, आई रेफरेंस के बाद यहाँ पे आई नॉट है, आई नॉट आधा यहाँ जा रहा है, आधा यहाँ जा रहा है, तो वही सेम आई नॉट आधा वाला यहाँ पे होगा। ये आई रेफरेंस लिखा हुआ है तो इसको कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ से इसको हटा दें, इसको आई नॉट बाय 2 ही समझें। यहाँ पे भी आई नॉट बाय 2 ही है और यहाँ पे भी आई नॉट बाय 2 ही है। ये चीज़ लाजमी होगी क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट है। अब ठीक है, यहाँ से आई नॉट जा रहा है तो हमें सॉरी आई रेफरेंस कितना दिया हुआ है, आई रेफरेंस इट मीन्स ये इक्वल है आई रेफरेंस इक्वल्स टू आई नॉट, या आई नॉट की भी वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा होगा, अगर मैं आई नॉट को डिवाइड कर दूँ 2 से, क्योंकि यहाँ पे कितना आधा यहाँ जा रहा है, आधा यहाँ जा रहा है, तो इट मीन्स कि अगर मुझे आई चाहिए है इन दोनों के लिए, 1 और 2 के लिए आई चाहिए, तो मेरे पास क्या काम हो रहा होगा, आई नॉट डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आई डी। सेम ये काम हो रहा होगा। अब इधर देखें, Q1 और Q2 के लिए मैं ID निकाल रहा हूँ, तो 220 माइक्रो अपॉन 2। अब यहाँ पे मैंने पुट किया 220 हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 110 माइक्रो आ गया। सिंपल ID इज इक्वल्स टू 110 माइक्रो एम्पियर। ये किसके लिए आया है, इन दोनों के लिए हमारे पास ये आईडी आ गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा आप ये देखें, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, आईडी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। अच्छा म्यू एन कॉक्स कहाँ से आया, वो म्यू एन कॉक्स की वैल्यू सवाल में गिवन थी 400 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया। और मैंने 1 और 2 का यानी डब्ल्यू ओवर एल रेशो 1 और 2 के लिए जो कंसिडर किया था 1 और 2 के लिए, तो वो यहाँ से आ गया। ये मैंने ये कंसिडर किया हुआ, ये गिवन था, ये मैंने खुद एज्यूम किया हुआ है, तो ये वैल्यूज़ मैंने उठा के यहाँ पे रखी और ये +0.4 ऊपर वहाँ से आया वो लिखा हुआ। ठीक है, तो वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको पूरे को कैलकुलेटर में पुट किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। देखें कैलकुलेटर में भी अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू दबाऊँ, देखें ऊपर 2 की जगह 2 आया है, 110 माइक्रो आ गया, नीचे 400 माइक्रो आ गया। 400 माइक्रो के बाद ये 27/0.18 2.7/0.18 आ गया। ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बाद हमने इसमें 0.4 ऐड भी करवा दिया साथ ही, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा था, वो फाइनल आंसर हमारा ये आ रहा 0.59, तो मैंने यहाँ लिख दिया। चलें अब इसके आगे एक चीज़ अब और समझिए कि जब यहाँ पे हमारे पास आई नॉट, यहाँ पर आई हमारा कितना चल रहा है I/2, यहाँ पे भी I/2 चल रहा है, तो सेम आई करंट यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो यहीं से तो आ रहा होगा, वो सेम करंट नहीं होगा। जब यहाँ पे I/2 चल रहा है, I/2 वो कितना था 110 माइक्रो एम्पेयर था, तो इट मीन्स कि इसका जो करंट होगा यानी 3 और 4 का जो ID आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो भी सेम आ रहा होगा, वो होगा 110 माइक्रो एम्पेयर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि सेम करंट ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कितना था 110 माइक्रो एम्पेयर था। और ये 110 कैसे आया, I0 डिवाइड बाई 2 करके आया, यानी 220/2 करके आया, तो 110 आ गया। और 220 मैंने खुद अज्यूम किया है, यहाँ पे सवाल ने मुझे रेंज दी हुई थी, तो इन दोनों का भी सेम है। तो अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ये Q3 और Q4 का भी है, इससे भी बिलोंग करता है,
जिसमें कोई गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। Q3 और Q4 के लिए भी ये सेम यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। Q3 Q4 के लिए चेंज क्या होगा? अब Q3 Q4 देखें, पी मॉस आ गए, ये पी मॉस है ना, ऊपर एरो जिनके आते हैं वो पी मॉस है। पी मॉस में देखें क्या है, ये 100 है, तो इट मीन्स फॉर्मूले में कहाँ चेंज आएगा? यहाँ चेंज आएगा। और 3 और 4 में देखें यहाँ पे 0.9 है, 2.7 की जगह यहाँ 0.9 है, तो कहाँ कहाँ चेंजेस आ गए? एक यहाँ पे 400 की जगह 100 आ जाएगा, और 2.7 की जगह यहाँ पे 0.9 आएगा, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब मैं आपको VGS फॉर 3 और 4 करके दिखा देता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट फॉर्म कैलकुलेटर के अंदर पुट करके दिखा देता हूँ। चलिए हम वैल्यूज़ देख लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ऊपर हमारे पास 2 आ गया, 2 जैसे इधर लिखा हुआ था वैसे ही 2 आ गया। ID की जगह ID आ गया, ID यहाँ लिखा हुआ था, ID की वैल्यू आ गई 110 माइक्रो एम्पेयर्स आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे म्यू एन नहीं, म्यू पी कॉक्स आना था, क्योंकि ये मॉस पी मॉस है, तो पी मॉस के हमारे पास 100 था, यहाँ पे देखें 100 माइक्रो आ गया। उसके बाद W ओवर L रेशो हमारे पास 3 और 4 का कितना है? 0.9 अपॉन 0.18, तो यहाँ देखें 0.9 अपॉन 0.18 आ गया। अब इसी तरीके से आखिर में क्या हो रहा था? VT प्लस हो रहा था, यानी 0.4 प्लस हो रहा था। हमने 0.4 इसमें क्या किया? प्लस कर दिया बड़ी आसानी के साथ। तो इधर हमारा आंसर क्या आ गया? देखें 0.4 प्लस हो गया, मैंने दबाया इक्वल्स टू, हमारा साइन SD दबाया तो हमारे पास आ गया 1.063। तो हमारे पास अगर मैं ये कहूँ VGS इक्वल्स टू 1.063 वोल्ट आया है, किसके लिए? Q3 और Q4 के लिए। क्लियर है? ये इस तरीके से हमारे पास आ गया, और ID तो हम वैसे ही 3 और 4 का निकाल चुके थे। अच्छा, अब हमारा हो गया 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, अब 5 6 पर आ जाते हैं। अच्छा 5 6 उसके साथ हम 8 को भी कंसिडर करेंगे। 8 को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, बेचारा नाराज़ हो जाएगा। 5 6 को एक साथ कंसिडर करने के बाद 8 को भी साथ इस वजह से लेंगे क्योंकि इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसकी, क्योंकि आई रेफरेंस यहाँ पे कितना चल रहा था, जो कि ऊपर कंसिडर किया मैंने यहाँ 220 ये रहा, और यहाँ पे आई रेफरेंस 220 है, तो आई नॉट भी कितना होगा? 220, और सेम करंट यहाँ पे कितना होगा? 8 पर भी 220 ही होगा। तो इट मीन्स के आई तो तीनों का सेम हो गया। जब ID इसको हम ID ही कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको हम ID कहें, आई नॉट कहें, रेफरेंस को मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन मतलब कम ज़्यादा हो नहीं रहा, तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू सेम ही रह रही है, सेम एज दी आई रेफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। और ये यूज़ कहाँ पे होगा? इस फॉर्मूले में यहाँ ID की जगह ये वैल्यूज़ डलेंगी 220 वाली, जो आई रेफरेंस की यहाँ पे आई रेफरेंस इज इक्वल्स टू 220 माइक्रो एम्पेयर है ना, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे डलेंगी इस जगह पे। क्लियर है? और अब इसका W ओवर L रेशो भी देख लेते हैं, वो कितना है? 568 का 2.7 अपॉन 0.18, तीनों का सेम है, तो हम तीनों के लिए कैलकुलेशन साथ कर सकते हैं VGS के लिए। ID तो इसका कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने उठा के पुट कर दी हैं आगे फॉर्मूले में। और अच्छा, एक मज़े की बात और ये देखें, ये भी N है, ये भी N मॉस है, ये भी N मॉस है, तीनों के तीनों N मॉस हैं, तीनों की सारी कन्फिगरेशन सेम मैच कर रही हैं, तो हमें मसला नहीं है इसमें। N मॉस के लिए 400 था, 400 डाल दिया, 220 आया था ऊपर माइक्रो, वो डाल दिया, 2.7 0.18 था, वो डाल दिया, 0.4 डाल दिया। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट की हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया है। देखिए मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ उठाई, इस फॉर्मूले में डाल दी यहाँ कैलकुलेटर में। 220 माइक्रो ऊपर आ गया, 400 माइक्रो नीचे आ गया, 2.7 और 0.18 यहाँ पर आ गया। अब प्लस भी मैंने करवा दिया, 0.4 मैंने इसमें ऐड करवा दिया, तो फाइनल आंसर मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा था। मैंने एच दबा के इसको 0.67 वोल्ट्स मेरा आंसर आ गया फॉर 5 6 8 के लिए। अब 7 के लिए मुझे थोड़ा सा अलग काम करना है। 7 में एक चीज़ चेंज हो रही है, इस वजह से वो अलग कंसिडर किया जा रहा है। देखिए 7 में हमारे पास आई तो सेम होगा, आई कितना चल रहा था? यहाँ 220 था, यहाँ 220 था, यहाँ पे भी 220 ही था, और यहाँ पे भी 220 ही था, 220 माइक्रो एम्पेयर, तो यहाँ पे भी कितना था? 220 माइक्रो एम्पेयर था। क्लियर है? अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है, ये N था, ये P हो गया। N और P में क्या फ़र्क आ गया? N और P के फ़र्क से ये चीज़ चेंज हो गई कैलकुलेशन में। दूसरा फ़र्क, इसके इन वैल्यूज़ में चेंजेस हैं, ये 2.7 है, ये 1.8 है, दो चेंजेस की वजह से हमें इसकी कैलकुलेशन 7 की अलग से करनी पड़ रही है। तो 7 की कैलकुलेशन के लिए हम इसके फॉर्मूले में पहली वैल्यू पुट कर। अच्छा भाई देखो, हम यहाँ पे Q7 के लिए भी हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। Q7 के लिए क्या क्या चेंजेस हुए थे हमने इधर देखे थी। Q7 हमारे पास
पी मॉस है तो पी मॉस के लिए यहाँ पे 100 आ रहा है। पहली चीज़ ये पी मॉस के लिए, ये पी मॉस है तो इसके लिए क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। और दूसरी चेंजेस क्या आती हैं, 1.8 और 0.18। ठीक है, ये दो चेंजेस है। तो देखें फार्मूले में ऊपर आई की जगह तो वही सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे कॉक्स वाले में 100 आ गया, 1.8 से 0.18 हो गया। ठीक है, यहाँ 0.4 तो वैसे का वैसे ही है। यही सारी चीज़ें कैलकुलेटर इनपुट की, लेकिन सारी चीज़ें वही सेम पुट हुई हुई हैं। अब यहाँ पे 0.4 भी इसमें मैं ऐड किया हुआ है। इक्वल्स टू मैंने दबा दिया है, तो इक्वल्स टू दबाने से आंसर आ गया। आंसर आने से वेरीफाई हो गया, मतलब वेरीफाई क्या हो गया, ये आंसर मैंने अभी खुद ही लिखा है ये वाला आंसर जो भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास Q7 के लिए हमारा आंसर हो गया VDS का।